सुदीप जी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। Right. और ये बहुत ही आजकल के परिप्रेक्ष्य में हॉट इशू है। बिल्कुल। क्योंकि इसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं और इससे बचना भी चाहते हैं। बाल उड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैं अब फिलहाल बात करूंगा आपसे। गूगल पे अगर सर्च हम लोग कर लेते हैं तो इंडिया टॉप कंट्रीज में से आता है जहां पे डायबिटीज के इतने ज्यादा पेशेंट हैं। सर, अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि कई बार मैंने जिम्स में देखा है कि लड़कों की चेस्ट जो होती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जी, बिडोल हो जाती है वो। जी जी। मैन बूब्स बोल रहे हैं हम, जैसे मैंने आपका जो रेडियो पे इंटरव्यू किया था तो इसके बारे में आपने मुझे बताया था, लेकिन ब्रीफ में हम बात नहीं कर पाए थे। ओमेगा जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूं आर्यदीप, लेकर आया हूं ये पॉडकास्ट आपके लिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉलेज से भरा होने वाला है ये पॉडकास्ट। आज मेरे साथ होंगे डायबिटोलॉजिस्ट। डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये शुरुआत इसकी कहां से होती है। हमें तो तब पता लगता है जब जाके ये डायबिटीज बिगड़ जाती है। तो आज का ये पॉडकास्ट डायबिटीज से रिलेटेड होने वाला है और कई तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आपने अभी तक सुना होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि आपको नॉलेज दी जाए, आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाए, क्योंकि ये ज्ञान डॉक्टर्स के पास होता है। इसलिए आज के पॉडकास्ट के मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं, एनडी गुप्ता हॉस्पिटल के माने हुए डॉक्टर सर्जन डॉक्टर विशाल मोहन आज मेरे साथ होने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत नॉलेज आपको आज मिलने वाली है इस पॉडकास्ट के जरिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। और आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे भी है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती टाइम निकाल के आप आज इस पॉडकास्ट में मेरे पास हैं। थैंक यू सुदीप। आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के उपलक्ष्य में हम ये इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि आपके दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा बताऊं मैं कि वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे ये इंडिया की देन है वर्ल्ड को। जैसे कि वर्ल्ड योगा डे ये इंडिया की देन है वर्ल्ड को, जैसे मोदी जी ने वर्ल्ड योगा डे को फेमस किया है, ऐसे ही इंडिया के प्लास्टिक सर्जनों ने वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे को मनाना शुरू किया है। और ये वर्ल्ड ओवर इंडिया की देन है। एक बात आपको जैसे पहले ही ध्यान होगा कि सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वर्ल्ड को इंडिया ने दी थी। हमारे महान ऋषि सुश्रुत ने इसकी शुरुआत की थी, जब उन्होंने हजारों साल पहले अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स इजाद करके उनसे पहली बार नाक बनाया था। क्योंकि पूर्वार्ध में जैसे कि सजा देने का प्रावधान होता था, तो लोगों के नाक और कान काट दिए जाते थे। तो सजा पूर्वक अगर काट दिए जाते थे तो उनको दोबारा बनाने के लिए ऋषि सुश्रुत ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इजाद किए जिनसे नाक को दोबारा बनाया जा सकता था। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत वर्ल्ड को, इंडिया को महान सुश्रुता ने दी और वर्ल्ड को प्लास्टिक सर्जरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंडिया ने दिए। तो मैं आपके दर्शकों का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं इस पॉडकास्ट के जरिए। तो आज वर्ल्ड प्लास्टिक डे सर्जरी है और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए हिसार शहर के बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन को आपसे मिलवा रहा हूँ। दोबारा मैं इंट्रो दे देता हूँ। एनडी गुप्ता हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर विशाल मोहन गोयल जी आज मेरे साथ हैं। सर, सबसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे आपने मुझे बताया आप एक प्लास्टिक सर्जन है, कॉस्मेटिक सर्जन है, बहुत तरीके की सर्जरीज है जो आगे मैं आपसे करने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत करते हैं डायबिटीज से। सर, आंकड़ा बहुत बड़ा है। गूगल पे अगर सर्च हम लोग कर लेते हैं तो इंडिया टॉप कंट्रीज में से आता है जहां पे डायबिटीज के इतने ज्यादा पेशेंट हैं। अक्सर लोगों को डायबिटीज का नाम पता होता है कि भाई डायबिटीज एक बीमारी है। डॉक्टर्स के अलावा हम थोड़े से कुछ एजुकेटेड लोगों की तरफ चले जाए तो उनको ये पता होता है कि भाई पैनक्रियाज में हमारा इंसुलिन बनता है और कुछ टाइम के बाद वो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है, उसके बाद हमें ये डिजीज हो जाती है। लेकिन हमें भी इसका डीप हमें नहीं पता कि ये अक्सर होता क्या है, ये क्या चीज है। तो मैं आपसे बड़े आसान शब्दों में पूछना चाहूंगा सर, डायबिटीज होती क्या? देखिए, इंडिया आज के परिप्रेक्ष्य में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। राइट।
सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के वर्ल्ड ओवर इंडिया में ही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारी हमारी जनता को, हमारे जनता जनार्दन को ये मालूम ही नहीं है कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनको मालूम है वो वाइमी सिंड्रोम से पीड़ित है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको डायबिटीज है। उनको पता है कि उनको डायबिटीज है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि डायबिटीज तो उनको हो सकती है, मुझे क्यों होगी, मैंने तो हमेशा से ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। आई एम ए गुड बॉय सो आई विल हैव ए गुड टाइम, आई कैन नॉट हैव डायबिटीज। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए आज शतुर्मुर्ग अप्रोच चल रही है कि अभी मुझे तो हो नहीं सकता, दूसरे को ही हो पाएगा। इसी कारण लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट की वजह से डायबिटीज बढ़ती जा रही है। अगर इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो और इसको एक्नॉलेज करें तो हम इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है और कुछ समय बाद इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 होती है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। ओके। सो इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये जेनेटिक होता है। ओके। आनुवांशिक होता है, यानी फैमिली से चलता है। जो फैमिली से चल के अगर आपको डायबिटीज है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 भी हो सकती है, वो भी फैमिली से होती है। ओके। लेकिन टाइप 1 मैंडेटरली फैमिली वाइज होती है। ओके। और इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि पैनक्रियास के वो सेल्स, बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो इंसुलिन बना नहीं पाते हैं। सो इंसुलिन का रोल ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज करने का होता है, कंट्रोल करने का होता है। अब सिंस इंसुलिन होगा ही नहीं अगर, तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो वो स्थिति हमारी डायबिटीज की स्थिति कहलाती है। तो टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी टाइप 2 डायबिटीज जो कि 30 साल के बाद होती है अप्रोक्सीमेटली, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। हमारे फैट सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल्स जो होते हैं पेरिफेरी के, वो इंसुलिन को रजिस्टर ही नहीं करते, उनका रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन उस पर चिपक के सेल्स पे ग्लूकोज को अंदर ही नहीं ले पाता। इसीलिए इंसुलिन तो नॉर्मल अमाउंट में होता है लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर हाई रहता है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सर जैसे अभी आपने डायबिटीज के बारे में बताया, दोनों डायबिटीज के बारे में आपने मुझे बता दिया। अब मैंने कुछ दिन पहले मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें क्या था कि एक लड़के के फादर थे और वो थोड़े से इंटेलिजेंट किस्म के थे और उन्होंने नोटिस किया कि उनका बच्चा रात को बार बार उठता है और उठ के वॉशरूम जा रहा है, सुसु करने जा रहा है। उसके फादर को माइंड में क्लिक हुआ कि जब मुझे इस डिजीज के बारे में पता लगा था, जब मेरे फादर मुझे लेके गए थे तो सेम सिम्टम मुझे भी आ रहे थे कि मैं बार बार बाथरूम जा रहा था। अब उसके फादर ने तो वो समझ लिया एकदम से और उसको हॉस्पिटल ले गए और उसको अच्छी खासी उस टाइम पे शुगर थी उस बच्चे के, 12-13 साल का वो बच्चा था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, अर्लियर स्टेज में, कि इंसान पहले ही सजग हो जाए कि हाँ ये शायद शुरुआत हो सकती है डायबिटीज की। जी, डायबिटीज के लक्षण मोस्ट कॉमनली पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया माने ज्यादा पानी पीना, पॉलीफेजिया माने ज्यादा भूख लगना, ज्यादा खाना खाना, पॉलीयूरिया माने ज्यादा बार बार यूरिन करना। ये 3 मेन लक्षण है जो डायबिटीज के। उसके अलावा बार बार इंफेक्शन होना यूरिन में, जेनाइटल्स में इंफेक्शन होना। तो ये कुछ अन्य सिम्टम्स भी हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि हमको डायबिटीज है। अगर आपको इन 3 में से कोई सिम्टम है, बार बार इंफेक्शन हो रहा है, बार बार गला खराब हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिले, अपने डायबिटीज स्टेटस को चेक कराएं। एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है HbA1c। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो HbA1c 3 महीने के ब्लड शुगर का आपका
खाका तैयार कर देती है और उसकी एवरेज ब्लड शुगर आपको देती है। तो उससे आपको स्क्रीनिंग होकर पता लग जाता है कि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं कि नहीं है। सर जैसे डायबिटीज है, काफी सारी डिजीज ऐसी होती है जो क्योर नहीं हो सकती। क्या किसी को अच्छी खासी शुगर है, क्या उसकी डायबिटीज नॉर्मल इलाज से क्योर हो सकती है लाइफ टाइम के लिए? ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न है जी। करंट में सोशल मीडिया, यूट्यूब और एक आम जनमानस के मन में ये सवाल आता है, यार डायबिटीज हो गई है तो अब इसका इलाज तो चलो हम कर ही लेंगे, क्या अब हम अपनी आदतों में सुधार करके इस डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं? राइट। इसको बैक गियर में ले जा सकते हैं? राइट। क्या हम डिजीज फ्री हो सकते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि आप अपनी आदतों में जितना सुधार करेंगे, अपने आप को जितना नॉर्मोग्लाइसेमिक रखेंगे, उतना ही आप डिजीज फ्री रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन फ्री रहेंगे और डायबिटीज की वजह से जो आपकी लॉन्जिविटी यानी आपकी जो आगे की जिंदगी है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आपने इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं किया कि आप डायबिटिक हैं, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने प्रॉपर परहेज नहीं किए, तो फिर ये डिजीज मोर और लेस विकराल रूप कभी कभी धारण कर लेती है और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस मानिए दोस्तों, बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं है जो कि इससे अछूता रह सके। ब्रेन, आईज, हार्ट, साइलेंट हार्ट अटैक, किडनीज, नेफ्रोपैथी, पांव दोनों, डायबिटिक फुट सिंड्रोम। दोस्तों, ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आदमी के जीवन को लील लेती हैं और जो लॉन्जिविटी है लाइफ की और क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत डिक्रीज हो जाती है। सर डायबिटीज के लिए अधिकतर लोग जो सोचते हैं, जिसका मेन रीजन अधिकतर सोचा जाता है कि ऐसे डायबिटीज तो एक मेडिकल का नाम है, अदरवाइज मोस्टली गांव देहात या नॉर्मली अपने हिसार शहर में भी देख लो तो शुगर हो गई इसके ऊपर, और उसको शुगर से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने तो शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम की, इसने मीठा बहुत ज्यादा खाया है। ये मिथ है या मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हम मीठा ज्यादा खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगी। तो क्या ये चीज, क्या ये रियलिटी है, क्या ये सच है? जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज हो जाती है? जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, रिफाइंड फूड्स लेते हैं, उनमें डायबिटीज का इंसिडेंस ज्यादा पाया गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खाली शुगर खाने वालों को ही डायबिटीज हो सकती है तो ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो नॉर्मल खाना खाते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं, सारे परहेज करते हैं तो भी उनको डायबिटीज होती है। सो खाली शुगर लेने से, बहुत सारा मीठा खाने से डायबिटीज होती है तो ऐसा नहीं है। नहीं। लेकिन ज्यादा मीठा खाने से, रिफाइंडर से आप हाई रिस्क हो जाते हो डायबिटीज के लिए। और अगर डायबिटीज आपको हो गई है तो उसके बाद फिर शुगर खाना आपका बंद होगा? बंद तो नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में आप शुगर लेते हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि हम ये खा रहे हैं तो इसमें शुगर नहीं है। वर्चुअली हर फूड में पानी को छोड़कर शुगर मौजूद है। उसकी कैलोरी कम या ज्यादा हो सकती है, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यानी जैसे खिचड़ी या दलिया खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है क्योंकि वो मोटा अनाज होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप नान या मैदे से बनी हुई कुछ चीजें खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स खाएंगे, क्योंकि उनमें फाइन फ्लोर का यूज होता है, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए उनके सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वेट गेन ज्यादा होता है और शुगर की समस्या हो जाती है। सर बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है बट लेवल थोड़ा सा लो होता है, उनका स्टार्टअप होता है। बट कुछ लोग होते हैं रेगुलर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, उनको लगता है कि वीक में यार 1-2 बार थोड़ी बात मैंने पी ली तो उससे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। तो क्या जिसको डायबिटीज होगी उसको अल्कोहल, नॉन वेज बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना उसके लिए अनिवार्य है, या कभी कभार अगर उसके लाइफस्टाइल में ये चीज चल रही है, या वीक में या महीने में, दैट इज ओके?
देखिए सुदीप, आपने बहुत ही एक ग्राउंडेड प्रश्न पूछा है जी। ये हर डायबिटिक के पेशेंट के मन में रहता है, यार मेरे को अब क्या मीठा बिल्कुल नहीं खाना, क्या मैं ड्रिंक बंद कर दूं, क्या मैं स्मोकिंग बंद कर दूं, क्या मैं तला हुआ खाना या बाहर का फूड बंद कर दूं, मैं क्या क्या चेंजेस लाऊं अपने अंदर। सो दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए किसी भी चीज को छोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना, उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग प्रेफरेबली बंद कर देंगे तो हाई रिस्क जो होगा आपका वो बहुत कम हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा। लेकिन शुगर भी आप मोटा अनाज खाएं, प्रॉपर डाइटिशियन की हेल्प लेके अपना डाइट प्लान बनवा के उसको फॉलो करें। तो ये सब चीजें अगर कुछ फॉलो करेंगे तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज को बंद करना डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो दोस्तों अभी एट प्रेजेंट जितने भी आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि थोड़ी बहुत ड्रिंक मैंने कर ली, अगर अल्कोहल थोड़ा बहुत कंज्यूम मैंने कर लिया, तो कोई इश्यू नहीं है। तो डॉक्टर साहब साथ में बैठे हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको डायबिटीज है तो आप अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए। सर, डायबिटीज का डायबिटिक फुट के साथ क्या कनेक्शन? पैनक्रियाज का जो पैर के ऊपर घाव हो जाते हैं, गलना स्टार्ट हो जाते हैं पैर जी, तो इसका क्या कनेक्शन है उससे? देखिए हम अपने हाथों को बहुत तवज्जो देते हैं, राइट। दिन में 100 बार हाथों को देखते हैं, हाँ। हाथों को बार बार धोते हैं, लेकिन कितनी आयरनी है कि हम अपने पाँव को दिन में एक बार भी नहीं देखते। उनकी उतनी केयर, हम कितनी बार पाँव को धोते हैं दिन में, उनकी उतनी केयर नहीं कर पाते, उनमें ऑयल मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाते। जबकि पाँव हमारा बॉडी का सिर्फ 1 या 2% सरफेस एरिया होता है, और वो अपने वेट से, उनका पाँव का जितना भी वेट होता है उससे 200 किलो 200 टाइम्स ज्यादा भार को उठा सकता है। तो बेसिकली अब उसकी कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है ये सोचने वाली बात है। और डायबिटिक के पेशेंट के अंदर जहां ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है, उनके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक वेस्कुलोपैथी नाम की 2 चीजें होती हैं। न्यूरोपैथी माने पाँव में जो आने वाली नसें हैं उनका नर्व्स का कमजोर हो जाना। नर्व्स के कमजोर होने के कारण ठंडा गर्म का पता ना लगना, पाँव के जॉइंट्स में से शेप्स में चेंजेस आ जाना, जिससे प्रेशर पॉइंट, हमारे चलने के कारण प्रेशर पॉइंट का चेंज हो जाना, जिससे पाँव में घाव बन जाना। और माइंड यू दोस्तों, अगर डायबिटिक फुट में एक बार घाव बन जाए और उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बार घाव बन जाता है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको अधिक शक्कर मिलती है। डायबिटीज होने के कारण ब्लड में ब्लड शुगर ज्यादा होता है ब्लड शुगर, तो बैक्टीरिया को भी तो मीठा चाहिए, उसको भी तो शुगर चाहिए। जब उसको ज्यादा शुगर मिलेगी वो ज्यादा फलेगा, फूलेगा, बड़े होगा। जो बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल होता है वो 20 मिनट में 3, 4 टाइम्स और 8 टाइम्स तक बढ़ जाता है। बैक्टीरियल लोड ज्यादा होने के कारण पाँव में गलान आ जाती है, पाँव में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वो घाव नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के टाइम में डायबिटिक फुट एक मेजर समस्या है। एक्सीडेंट के अलावा पाँव को काटने का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण डायबिटिक फुट सिंड्रोम या डायबिटिक फुट अल्सर है। ये कौन सी स्टेज होती है सर कि जब डायबिटीज पैर में आ जाए आपके? देखिए, डायबिटीज पर से डायबिटीज है कि नहीं है, यही 2 स्टेज हैं। ओके। अगर डायबिटीज है तो आप 1, 2, 3, 4 में ही घूम रहे हो आप। तो अगर आपने ये जाना है और ये माना है कि आपको डायबिटीज है और मुझे उसका ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, और आप यूग्लाइसीमी को, नॉर्मोग्लाइसीमी को, आपका ब्लड शुगर लेवल 120-150 के लगभग है, फास्टिंग पीपी कंट्रोल में है और HbA1c आपका 6 से नीचे है, तो आप स्टेज 1 में हो। उसके अलावा अगर आपने परहेज छोड़ दिए, दवाई नहीं ली, HbA1c आपका ज्यादा आ रहा है, यूरिन में शुगर आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप स्टेज 4 में हो। ओके, गॉट इट सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा
एज ए डायबेटोलॉजिस्ट, आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग आज के टाइम पे क्या? मुझे शॉकिंग ये लगता है कि हमारा कंप्लीट लॉस ऑफ इंसाइट है। हमारी कंट्री डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। राइट। हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, आयुर्वेदा की फॉर्म में, होम्योपैथी की फॉर्म में, एलोपैथी की फॉर्म में, बहुत कुछ अवेलेबल है। हम ये जानना नहीं चाहते कि डायबिटीज के कारण क्या है, उसके प्रिवेंशन एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। हम ये मानना नहीं चाहते कि हमें डायबिटीज है तो हम इसका प्रॉपर इलाज कर लें। दोस्तों, कुछ दवाइयां लेने से अगर हमारा बॉडी नॉर्मोग्लाइसीमिया बना लेता है, यानी नॉर्मल ब्लड शुगर मेंटेन कर सकता है, तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। आजीवन आपका जो आगे आने वाला समय और लाइफ है वो डिजीज फ्री रह सकती है, ये आई कैन अश्योर यू, बशर्ते कि आप अपनी शुगर को टाइम टू टाइम चेक कराएं, डॉक्टर से संपर्क में रहें, दवाइयों को समय पे लें और थोड़ा बहुत मीठे का ख्याल रखें, मीठे से बचें, डाइट का ख्याल रखें, डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा के उसको फॉलो करें। सर जैसे जैसे मैंने अभी बताया आपको, डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है डायबिटीज से रिलेटेड? मेरे माइंड में कई क्वेश्चन है इसको लेकर। आप बताइए, पूछिए। जैसे शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, तो मुझे कई बार लगता है उसके इंग्रेडिएंट में पीछे देखता हूँ मैं, यार ये शुगर फ्री बिस्किट तो है, लेकिन उसकी वजह से डायबिटीज तो कंट्रोल नहीं हो सकती और रुक भी नहीं सकती उस जगह पे। देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सुदीप जी, ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है कि शुगर फ्री दे दिया है। शुगर फ्री जो व्हाइट पाउडर सा होता है, जो शुगर फ्री बिस्किट्स होते हैं, देखिए इनमें अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा या समझ में आ जाएगा कि इनमें ग्लूकोज की प्रचुर मात्रा होती है। हालांकि ये मोटे अनाज से बने होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये फोर्टिफाइड है कैल्शियम से, आयरन से या किन्हीं किन्हीं चीजों से। इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आप देखेंगे, उसके कंटेंट्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें फाइबर की मात्रा 0.000 आयरन, 0.00 कैल्शियम, तो उसको कहने में तो ये फोर्टिफिकेशन आ जाता है, यानी उसके अंदर एडिशन होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी कि एक डायबिटिक पेशेंट को चाहिए होती है। तो आप अपना नित्य प्रति घर का जो खाना होता है, घर का जो भोजन होता है, उसी को कंज्यूम करें, उचित मात्रा में करें और प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से रहें। डाइटिशियन से जरूर कांटेक्ट करें इस मामले में। और जो मार्केट गिमिक्स चल रही हैं, शुगर फ्री बिस्किट, इनके झांसे में ना आए। तो दोस्तों, जो आप सोचते हैं सुबह चाय पीते हैं और चाय में शुगर फ्री का वो डाल के पीते हैं और आपको लगता है कि मेरे को शुगर नहीं होनी, मैंने कंट्रोल कर रखी है, तो वो एक मिथ है, वो एक छलावा है, उसमें मत आइएगा। सर, अब जैसे कि आप एक सर्जन भी हैं और आज वर्ल्ड प्लास्टिक डे सर्जरी भी है, तो अब मैं अपने इस पॉडकास्ट को सर्जरी की तरफ मोड़ देता हूँ। आप एक कॉस्मेटिक सर्जन हैं सर, जी, और बहुत फेमस सर्जन हैं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी आयुष्मान की, आयुष्मान खुराना की, आयुष्मान खुराना, तो उसके सर के बाल उड़ जाते हैं। जी जी। और वो विग लगा लेता है और शादी वगैरह कर लेता है, उसका डाइवोर्स हो जाता है। ये एक मूवी है, ऑब्वियसली मूवी किसी चीज पे बनती है तो वो समाज में देख के और उस चीज को पकड़ के उस मूवी को बनाया जाता है। बिल्कुल। बाल उड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैं अब फिलहाल बात करूंगा आपसे। कितना सेफ है ये हेयर प्लांटेशन? देखिए, आपने आयुष्मान का नाम लिया, वो मेरा फेवरेट एक्टर है। उन्होंने मेडिकल फील्ड के में 2-3 अच्छे मूवीज दिए हैं, जैसे विक्की डोनर के से शुरुआत करी थी उन्होंने। जी। उसके बाद बाला के नाम से उन्होंने जो मूवी बनाई है, हाँ। वो हेयर केयर के ऊपर एब्सोल्युटली ऑसम मूवी है। जी। तो आयुष्मान को बधाई इसके लिए, और आयुष्मान खुराना जी के हम लोग प्रशंसक भी हैं। तो हम ये मानते हैं हेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी। हेयर अगर हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है, आप में आत्मविश्वास रहता है, सेल्फ एस्टीम आपकी बूस्ट रहती है। राइट। आप अपनी सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप उसमें आत्मविश्वासी रहते हैं। लेकिन अगर हेयर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आपके अंदर ही दिखाई देती है।
तो हेयर को वापस लाने के जो तरीके होते हैं उसमें कुछ तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज होती हैं जी कि आपके बाल ना उड़े, कम उड़े, और जो उड़ रहे हैं जिस स्पीड से उड़ रहे हैं उसकी स्पीड पे ब्रेक लग जाए। एक तो वो स्ट्रेटेजीज होती हैं, राइट। और एक वो स्ट्रेटेजीज होते हैं जिनको बोलते हैं हमारी भाषा में थेराप्यूटिक, इलाज से रिलेटेड। बाल ही नहीं है, बालों को वापस लेके आना है, फॉलिकल ही नहीं है, सिर बिल्कुल गंजा है ऐसे प्लेन, तो उसमें बालों को लाने के तरीके को हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट यानी बालों का प्रत्यारोपण। सर इसकी विधि, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके, क्या प्लास्टिक के बाल लगाए जाते हैं या बॉडी से ही बाल निकाले जाते हैं? क्योंकि पता तो सभी को है कि एक विधि है, बाल दोबारा से आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बाल किस तरीके, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। जी जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, इसमें विस्तार से बताता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत ही रिच साइंस है। ये एक लॉजिकल साइंस है और साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। जिस एरिया में बिल्कुल गंजपन है, जो बिल्कुल प्लेन है, जहां जड़ ही नहीं है, फॉलिकल ही नहीं है, उस एरिया में फॉलिकल को प्लांट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है जी। इसके अंदर हम बॉडी में कोई भी डोनर एरिया चिन्हित करके वहां से बालों को लेकर और उनको सेग्रीगेट कर करके एक एक जड़ को सिर में प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब वो डोनर एरिया कोई भी हो सकता है, बालों के पीछे से भी हो सकता है, दाढ़ी से भी हो सकता है, बॉडी से चेस्ट और बॉडी हेयर भी हो सकते हैं। लेकिन 95% केसेस में मोस्ट कॉमनली ये एरिया सिर के पीछे वाला एरिया ही होता है। और इसके पीछे भी साइंटिफिक कारण होता है, क्योंकि कितना भी गंजा हो जाए व्यक्ति, उसके पीछे के बाल नहीं जाते हैं। सिंस वो नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति जामनू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे के बालों से कंप्लीटली डिफरेंट होती है, तो उनके उड़ने की क्षमता कम होती है, इसलिए उनको ही चुना जाता है पीछे से आगे लगाने के लिए। जिन लोगों के पास कोई डोनर एरिया नहीं होता उनमें प्लास्टिक के बालों का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। सर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा और आपसे जानना चाहूंगा कि किस स्टेज पे आके इंसान को ये लगे कि मुझे अब जरूरत है हेयर प्लांटेशन की। कई बार होता है हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़े बाल झड़े हमें तकिए पे लगे हुए मिल जाते हैं, क्या उस स्टेज पे? कई बार हम नहाते हैं, शैम्पू वगैरह करते हैं और देखते हैं कंघी की है और बाल हाथ में आते, उस स्टेज पे? या फिर तीसरे को दिखना स्टार्ट हो गया भाई अब तो ये पूरा गंजा हो गया, उस स्टेज पे? मतलब किस स्टेज से आपको सोच लेना चाहिए ठीक है भाई अभी करवा लो? आपने बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछा है हेयर के बारे में जी। मैं जब भी एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी पेशेंट को काउंसिल करता हूं, बताता हूं, उनमें इस बारे में जरूर बात करता हूं। 100 बाल पर डे तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली झड़ते ही झड़ते हैं, एक हेल्दी पर्सन के भी। हमारे सिर में टोटल 1.5 से 2 लाख के लगभग फॉलिकल होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ओके। यानी बाल होते हैं, यानी जड़ें होती हैं। और 100 बाल साइकिल के हिसाब से डेली बेसिस पे झड़ जाते हैं, और 100 बाल तो हमारे नॉर्मल झड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाइट टेबल बेस है और उस किताब के ऊपर आपको बाल नजर आते हैं, तो इसका मतलब 300 हेयर्स पर डे आपके झड़ रहे हैं। आप अगर रात को सोए हुए हैं, तकिए पे या चादर पे आपको बाल मिलते हैं, तो आपके दोस्तों 600 हेयर्स पर डे का लॉस है आपको। आप उठे हैं, आपने झाड़ू लगाया घर में और कॉर्नर में आपको बालों का गुच्छा मिलता है, इट मींस 1000 हेयर्स पर डे का लॉस है आपको। आप नहा रहे हैं और आपका वो बाथरूम का जो एग्जिट है वो अगर क्लॉग हो गया है हेयर से, तो इट मींस 1200 से 1500 हेयर्स पर डे का लॉस है। दोस्तों 200 हेयर्स पर डे से ज्यादा का लॉस इज ऑलवेज अलार्मिंग, और वो कंडीशन है जिसमें हर किसी को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि उनकी हेयर की हेल्थ को संवारा जा सके। अब उसमें करना क्या है, क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे या वो कुछ ऐसे दवाइयों की मेजर्स GFC PRP की तरफ बढ़ेंगे, लेजर की तरफ बढ़ेंगे? क्या होना है
ये डॉक्टर और पेशेंट परस्पर मिलके काउंसलिंग करके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड पेशेंट डिसाइड करते हैं कि वो क्या रास्ता चुनेंगे। सर मान लीजिए किसी ने अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बार करवाई, क्या वो लाइफ लॉन्ग रहेगी या उसके भी कुछ चांसेस हैं कि दोबारा झड़ जाए या कुछ? बाल एक बहुत ही है ना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स ये इसलिए है क्योंकि इतनी ज्यादा एट्रोसिटी सहन करने के बावजूद ये अपने आप को बचा के रखता है। सिंपल इसलिए ही है क्योंकि इसके अंदर पूरे बाल में 99% जो चीज होती है, जो बाल होता है ना, वो नॉन लिविंग ही होता है, कैराटिन का बना होता है। और जो 1% फॉलिकल होता है, जड़ यानी जो सिर के अंदर होती है, वही मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वही एक्टिविटी दिखाती है, वही जीवंत रूप में होती है। जैसे कि हम बाल को खींचे तो हमें कोई दर्द नहीं होगा, और इसको छोड़ के पुल करेंगे तब हमें दर्द होगा। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर भी है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है। और हम जो भी खान पान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अमीनो एसिड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन मिनरल्स, वो पहले हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। बचा हुआ फिर बाद बचा हुआ वो बालों को मिलता है, बालों और नेल्स को इनको मिल जाता है। एब्सोल्युटली। स्किन, नेल्स और हेयर, ये भगवान की एक असीम महिमा है, जिसमें वो ज्यादा जरूरी ऑर्गन्स को उनको पहले फीड पोषण करता है। हाँ, और उसके बाद तो हेयर उस हिसाब से बॉडी में एज पर गॉड, एज पर नेचर लीस्ट कंसर्न है। तो इसीलिए अगर हेयर जा रहे हैं तो आपकी जनरल हेल्थ खराब हो रही है। एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम है। मतलब फ्रेंड्स, ये एक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो चुकी है आपके। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना सेफ है? क्योंकि मैंने नेट पे कई केसेस देखे हैं कि डेथ हो जाती है जिन्होंने हेयर प्लांटेशन करवाया है, उनकी डेथ के केसेस मैंने 4 या 5 केसेस मैंने ऐसे सुने हैं, पढ़े हैं। कि ये क्या चीज सर, किस वजह से ऐसा होता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन बाय एंड लार्ज बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जी, और इसके प्रचार और प्रसार का प्रॉपर सिस्टम होना भी चाहिए। लेकिन ये फॉरगिविंग साइंस है, मतलब थोड़ी मोटी कॉम्प्लिकेशंस ये वो या लापरवाही को है ना माफ कर देती है। अब इस सीरीज में टेक्नीशियंस या नॉन मेडिकल लोग, यानी जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी नॉन प्लास्टिक सर्जन, नॉन डर्मैट्स इस काम को करने लगे हैं, जो बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के हैं। जो हाँ काफी करते हैं, हेयर सैलून है और है, डेंटल क्लिनिक्स हैं, जहां पर प्रॉपर केयर सिस्टम, ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। वो कर तो सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इस साइंस को तो नहीं जानते। इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उनको पता तो नहीं है। राइट। जो हो जाए उसको मैनेज करने का तरीका, और ना होने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसके बारे में उनकी जानकारी ना के बराबर है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए आजकल डेथ इन हेयर ट्रांसप्लांट, इन्फेक्शन इन हेयर ट्रांसप्लांट ये कॉमन समस्या हो गई है। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं आपके, मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने डॉक्टर से जब भी बात करें, संपर्क करें, आप पूछें उनसे कि सर आपकी डिग्री क्या है, क्या आपके सिलेबस में और करिकुलम में हेयर ट्रांसप्लांट पढ़ाया जाता है, कराया जाता है? अगर आपको इसका जवाब हाँ में मिलता है, मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, प्लास्टिक सर्जन हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है अगर मेरा क्लाइंट को मुझसे पूछता है कि सर आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी या कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करी है, क्या आपके पास डिग्री है? तो यस, ये एक पेशेंट का अधिकार है और हमें इसका सही जवाब पेशेंट को देना चाहिए और पेशेंट को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके वो पूरी बात बता ही नहीं पाते।
कई बार हिचक जाते हैं कुछ लोग, यार क्या डॉक्टर क्या आपके सोच रहा होगा अंदर ही अंदर कि यार कितनी देर होगी अकेले इस पेशेंट को बता तो दिया ये चीज चाहिए। जैसे यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके साथ चाहे आधे घंटे लग जाए, बट मोस्टली पेशेंट ऐसे सोचते हैं डॉक्टर के साथ यार इतनी लंबी बात सारी बातें नहीं कर पाते। तो इस पॉडकास्ट को करने का मेरा जो इंटेंशन है कि हम डॉक्टर के पास जाके ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाते, तो आज खुल के इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हेयर प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है, मैंने सर से सीखा। सर अब बात आती है कितना खर्चा इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आ जाता है, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। खर्चे से पहले मैं एक बात बहुत आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा जी कि आप एज ए पेशेंट, एज ए क्लाइंट अपने डॉक्टर से अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो आप उनसे इलाज भी मत कराइए। आप उनको आपका फुल हक है उनसे हर सवाल पूछने का, जी, प्रोसेस पूछने का, कॉम्प्लिकेशन पूछने का, जानने का। तो अगर ये हक आपके पास नहीं है और आपको इसमें झिझक है, और या आपके डॉक्टर के पास रिक्वायर्ड टाइम नहीं है अगर इन केस, तो आप अपने डॉक्टर को बदल सकते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एवरी पेशेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड। और पेशेंट का भी फर्ज बनता है वो अपने डॉक्टर्स की डिग्री, अपने डॉक्टर्स के बारे में, उनके प्रोसीजर्स और ये सब के बारे में जानकारी जुटा ले। जी, तो सर ने ये बहुत सही बात कही, जो लोग हिचकते अपने डॉक्टर से सब चीज पूछिए, खुल के पूछिए, क्योंकि वो ही आपको ठीक करेंगे। तो अभी जैसे मैंने सर आपसे पूछा था इसमें कितना कॉस्टिंग आ जाती है और नॉर्मल एक इंसान के लिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं वो सोच भी रहे होंगे कि चलो यार करवाते हैं, लेकिन खर्चा कितना आएगा इसमें? जी सुदीप, ये डिपेंड करता है उनको कौन से ग्रेड का हेयर लॉस है। ग्रेड 1 से लेकर 7 तक होते हैं, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब पूरा हेयर लॉस भी होता है। तो ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ये डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्स उसको चाहिए। ये डिपेंड करता है सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है, कौन से शहर में करा रहा है, कितना इक्विप्ड है, कितना एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों पर। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज एक सिटिंग का 3 से 3,500 ग्राफ्ट का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए के लगभग आता है। 50 से 60,000 रुपए के बीच में आपके इतने खर्च में सारे बाल आ जाएंगे। जितना सारे बाल का मतलब ये है, अगर वो ग्रेड 7 लॉस है तो उसको रिक्वायरमेंट अगर 7,000 ग्राफ्ट की है तो उसको 2 सिटिंग लगेगी। ओके, तो हम एक सिटिंग में 8 से 10 घंटे में 30 से 3,000 से 3,500 बाल ही प्रत्यारोपित कर पाते हैं। भाई जिसका लॉस अगर ज्यादा है उसको समय भी तो ज्यादा लगेगा ना। जब समय ज्यादा लगेगा तो उसको 2 सिटिंग में हम ये लोग करते हैं इस बारे में, तो उसकी 2 सिटिंग के फिर डबल चार्ज। तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताएं, अपनी चाह उनके सामने बताएं। बाय एंड लार्ज मैं सुदीप बड़े ऑनेस्टली बताता हूं आपको, जब भी कोई पेशेंट रेलेवेंट और साइंटिफिक सवाल हमसे पूछता है ना, हमें बेहद 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 खुशी होती है। बहुत सारी बार हमें बहुत सारे सवालों के जवाब पता भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बीइंग अ ह्यूमन कुछ सवालों के जवाब हमें पता भी नहीं होते जो पेशेंट इंटेलिजेंटली हमसे पूछते हैं। तो फिर हमें लिटरेचर को रेफर करना पड़ता है, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, कोलीग, अपनी एसोसिएशंस में उन चीजों को, सवालों के जवाब ढूंढ के हमें खुशी होती है। वो हमें अपग्रेड करते हैं ऐसे पेशेंट्स जो अपने सवाल खुल के हमसे पूछते हैं। बिल्कुल सर, ये तो हमने प्रोसीजर सारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का पूछ लिया आपसे। अब एक क्वेश्चन मेरा नॉर्मल उसके लिए भी है, जिनके बाल हैं प्रॉपर तरीके से। अब गांव में कहावत होती है यार सरसों के तेल से मालिश करो, सरसों के तेल से मालिश करो, बाल बिल्कुल मजबूत रहेंगे और एंड तक रहेंगे। पुराने टाइम में आप देख लो, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, बाल अभी बूढ़े हो जाते थे तब तक भी बाल रहते थे उनके। तो क्या ये मिथ है या सरसों का तेल हमारे बालों के लिए, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है? आपका ये प्रश्न बड़ा ही रेलेवेंट प्रश्न है। जो नॉर्थ इंडिया है जी, उसमें सरसों की खेती की जाती है, तो सरसों की अवेलेबिलिटी काफी है। साउथ इंडिया में कोकोनट प्लांटेशन है, ज्यादा है, वहां कोकोनट की खेती होती है तो कोकोनट ऑयल ज्यादा है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसे तो अश्वगंधा, बहुत सारे कैस्टर ऑयल, बहुत सारे तेल ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है
कि इनको यूज करो तो बाल जड़ मजबूत हो जाएगी और बाय एंड लार्ज जनरली स्पीकिंग कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट हेयर ऑयल, क्योंकि उसके अंदर एक लेनोलिन कंपाउंड होता है जो कि हेयर के शाफ्ट को कवर कर देता है और वो रूट तक जाके रूट को मजबूती प्रदान करता है। तेल का काम एक लुब्रिकेशन का काम होता है, वो एक कोटिंग कर देते हैं बालों के ऊपर ताकि वो केमिकल्स, एनवायरनमेंट, एयर का इफेक्ट उन पे कम से कम पड़े। तो कोकोनट ऑयल की जो लेनोलिन की लेयर होती है ना, वो द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन होती है। सो इस नाते से अगर मेरे से ऊपर पूछा जाए तो बेस्ट हेयर ऑयल कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल तो नारियल का तेल, नारियल कोकोनट का तेल, गोले का, खोपरे का, पैराशूट, आप जिसे कहते हैं, इनका तेल आपको यूज करना चाहिए अगर आपको प्रेफरेबली घने हेयर चाहिए है, आपकी हेल्थ, हेयर्स की हेल्थ आपको लंबे टाइम तक बरकरार करके रखनी है, तो आपको ये करना चाहिए। सर अब एक सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने इतना इसके बारे में नहीं सुना। मेट्रो सिटीज में मैं दिल्ली भी रहा हूँ, चंडीगढ़ भी रहा हूँ, मुंबई भी रहा हूँ, जयपुर भी रहा हूँ, तो वहाँ मुझे इसके बारे में मैंने सुना था। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो आप एक कॉस्मेटिक सर्जन हैं जी जी। तो सर एक वर्जिन सर्जरी होती है जी जी जी, जैसे काफी सारी जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं या जी। गर्ल्स लगा लीजिए, शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ एक्टिव होती हैं और उसके बाद उनको लगता है कि वो टाइटनिंग नहीं रही, काइंड ऑफ, जी जी, तो उसके लिए कोई सर्जरी होती है। मैंने इसके बारे में जो सुना है जी जी, तो जी, ये क्या चीज होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सुदीप जी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, राइट, और ये बहुत ही आजकल के परिप्रेक्ष्य में हॉट इशू है, बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं और इससे बचना भी चाहते हैं, पूछना भी नहीं चाहते, पूछना भी नहीं चाहते। हाँ। उनको एक अंदर इंटरनल झिझक होती है। देखिए आजकल के समय में जहाँ सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, जी, खुलापन हो गया है, तो चांस सेक्सुअल एनकाउंटर हो जाता है या हो सकता है। तो शादी के टाइम वापस वर्जिन बनने को वर्जिनिटी सर्जरी बोलते हैं, और इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं। यानी जो योनि की झिल्ली होती है ना, उसको वापस रिस्टोर करने के प्रोसेस को हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं। ये हाइमेनोप्लास्टी नॉट नेसेसरली सेक्सुअल एनकाउंटर के केसेस में ही होती है। ये स्पोर्ट्स पर्सन, हॉर्स राइडर, योगा ट्रेनर, एरोबिक्स, जो लोग बहुत ही योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो उनमें फिजियोलॉजिकली ट्रॉमा से वो टीयर हो जाती है, तो उनका कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन फिर भी टीयर है, तो उस केस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे संपर्क बनाते हैं कि इनको रिपेयर कराया जाए शादी से जस्ट पहले, और इस प्रोसीजर को शादी से महीना पहले ही हम लोग करते हैं, और ये बहुत ही लोकल एनेस्थीसिया में करने वाला जनरल प्रोसीजर है, ऑफिस प्रोसीजर है। इसमें हमें 20 से 25 मिनट का समय लगता है, और हम 20 से 25 मिनट में आए लोकल में करा के लोग चले भी जाते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस या कुछ इस तरीके की कुछ चीजें? इसमें बाय एंड लार्ज कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक सेफ प्रोसीजर है, और ये कॉस्मेटिक और अपने आप को शांति पहुंचाने वाला, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कराने वाला प्रोसीजर है। इसके अंदर बाय एंड लार्ज कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि कई बार मैंने जिम्स में देखा है कि लड़कों की चेस्ट जो होती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जी, बेडोल हो जाती है वो, जी जी, मैन बूब्स बोल रहे हैं हम। जैसे मैंने आपका जब रेडियो पे इंटरव्यू किया था तो इसके बारे में आपने मुझे बताया था, लेकिन ब्रीफ में हम बात नहीं कर पाए थे। ये क्या चीज होती है सर, किस वजह से होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट? मैन बूब्स को गायनेकोमेस्टिया की संज्ञा दी जाती है। मेरी 15 साल की एक्टिव प्रैक्टिस में मोर देन 7000 ऑपरेटेड केसेस में अगर मैं शुरू के 5 साल देखूं तो ये समस्या ना के बराबर थी। बीच के 5 साल में ये समस्या बढ़नी शुरू हुई है, और अब पिछले 5 सालों में एक पेशेंट रोज की एवरेज है गायनेकोमेस्टिया की जो मैं देखता हूं या ऑपरेट करता हूं। तो फीमेल बूब्स इन मैन, ये एक समस्या करंट सिनेरियो में
बहुत कॉमन है और इसके कारण आज की डेट में सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉयड इनटेक है। जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बना, वो स्टीरॉयड्स लेते हैं, तो स्टीरॉयड्स के एक्शन की वजह से जो ब्रेस्ट में मेल के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्रोथ करने लग जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं और वो फीमेल लाइक अपीयरेंस देती हैं, जिसको गायनेकोमेजिया बोलते हैं। और इनमें 50% केसेस में कंजेनिटल भी होती हैं, फैमिली वाइज भी होती हैं, कारण भी पता नहीं होता, लेकिन मोस्ट कॉमन कारण आज के सिनेरियो में स्टीरॉयड इनटेक, स्मोकिंग, स्ट्रेस और मेडिसिन हैं। सर यहाँ मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे अभी आपने मुझे बताया इसका मेन जो रीजन होता है स्टेरॉइड्स और जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। सर मैं यहाँ दोनों चीजों को अलग अलग करके आपसे पूछना चाहूंगा, स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट्स इट्स लाइक प्रोटीन, वे प्रोटीन। अगर प्रोटीन कोई इंसान ले रहा है जिम के बाद, तो क्या उसको ये चीज होगी या स्टेरॉइड्स से? मैं आपकी बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट इज नॉट, सप्लीमेंट एक ब्रॉड टर्म है। सप्लीमेंट में स्टीरॉइड्स भी आ जाते हैं, बीसीसी भी आ जाते हैं, मल्टीविटामिन और मिनरल्स भी आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं और कार्ब्स भी आ जाते हैं। तो जो लोग प्रोटीन लेते हैं, वे या आइसोलेट प्योरेस्ट फॉर्म में, अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ, डुप्लीकेसीज को प्रिवेंट करते हुए, बिल्कुल, तो प्रोटीन बॉडी को बिल्टअप करता है, थर्मोजेनिक होता है, फैट को जला देता है, अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज देता है बॉडी को, बॉडी की एजिंग को रोकता है। लेकिन जो लोग मसल्स को फुलाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, उनमें स्टेरॉइड तो फिर हम जब खाते हैं तो पूरी बॉडी में एक्ट करेगा ना, वो तो ब्रेस्ट पे भी एक्ट करेगा और मसल्स पे भी एक्ट करेगा। वो नहीं जानता कि ये ब्रेस्ट है और ये मसल है। वो अगर दोनों पे एक्ट करेगा तो उस केस में वो अगर जब ब्रेस्ट पे एक्ट करता है तो गायनेकोमेजिया को जन्म देता है, कि बॉडी तो सॉलिड होती है लेकिन ब्रेस्ट फीमेल जैसे हो जाते हैं। फिर उसके कारण जो सिम्टम्स आते हैं, बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। क्या सर उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बनना ज्यादा हो जाता है, कुछ ऐसा रीजन? स्टीरॉयड बेसिकली यस, वो एस्ट्रोजन यानी फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टीरॉइड्स ना। तो वो जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड पे जब एक्ट करते हैं तो उनके साइज को बढ़ा देते हैं, हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, तो उस साइज के बड़े हुए को हम गायनेकोमेजिया बोलते हैं। तो सर जैसे जिमों में जिन लड़कों के साथ ऐसा होता है वो बड़ा गिल्ट फील करते हैं, वो ना अपने पेरेंट्स को बता पाते हैं, ना अपने दोस्तों को बता पाते हैं, दोस्त तो काफी मजाक बना देंगे, देखिए किसी को बता ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई अगर पॉडकास्ट आपने मेरा ये देख रहा है और उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या प्रोसीजर इसका है, कितना टाइम उसको लगेगा इसको हील होने में, और क्या वो परफेक्टली पहले की तरह हो जाएगा? देखिए बड़ी आयरनी है कि आमतौर पे तो जो एक अच्छा बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा अपनी सोसाइटी में है, उसकी भी बुली हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। उसको भी छेड़ देते हैं लोग, उसके भी कोई कान खींच देता है, कोई नाक लगा देता है, कोई बाल खींच देता है, उसको भी जीने नहीं देते। लेकिन अगर किसी को गायनेकोमेजिया है तो उसके साथी संगी उसको कभी बूब्स, कभी ये, कभी वो, तो इस तरह की बुली का शिकार करते हैं उसका। बिल्कुल वो शिकार हो जाता है तो मानसिक संताप में गिर जाता है वो। और पेरेंट्स अगर अनकोऑपरेटिव है, अगर अपनी बात वो पेरेंट्स से नहीं कह सकता, तो इसका लंबे टाइम तक उसके ऊपर मानसिक दबाव रहता है और वो अपनी सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले तो समझें कि ये है के बाद अपने फैमिली मेंबर से इसको डिस्कस करें, अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से डिस्कस करके फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है तो कितनी है और इसका क्या मैनेजमेंट है और कैसे इसको मैनेज करना है। एंड बिलीव यू मी, अगर इसको ढंग से हमें इसका इलाज करेंगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके फेबुलस रिजल्ट्स हैं। कई पेरेंट्स ने मुझे आके कहा, डॉक्टर साहब हमने अपने बच्चे को इतना निगलेक्ट किया कि हमारा बच्चा सही बात भी हमसे नहीं कह पाया। ये कितनी आयरनी है, कितनी खराब बात थी। एंड वी थैंक यू कि आपने हमारे बच्चे को इससे प्रोटेक्शन दिलाई और हमें हेल्प किया। और हमें भी खराब लगता था कि बच्चा टाइट टी शर्ट्स नहीं पहन पाता, स्विमिंग नहीं जा पाता,
वॉलीबॉल नहीं जा पाता, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता, हम किसी काम के लिए भेजते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता, घर के बाहर के बिजनेस के किसी भी काम में इसका मन नहीं लगता, तो उसके मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सर्जरी होने के, क्योंकि इसके ऑन टेबल रिजल्ट्स रहते हैं, उस सर्जरी होने के इमीडिएटली बाद ही है ना, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं कर पाता, वो अपने पेरेंट्स के पांव छू के दोनों के, और वो इतना प्रेशर में आ जाता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है उसका कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तब उसके पेरेंट्स से रियलाइज करते हैं कि यार इसको तो पहले ही करा देना चाहिए था, इसकी तो बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रामीण देहात में बहुत सारे पेरेंट्स से कहते हैं अरे तो ठीक है भाई, तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा, यू आर ऑल राइट, तुम बहुत सही हो, ये तो सबके ही होता है, देख मेरे भी है। तो ऐसा कह के उनकी बात को दबा दिया जाता है, तो वो मेरे मानने से ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को जो भी ऐसे पेशेंट कोई देख रहा है, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त ऐसा हो और ये वाली आपको प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर साहब हैं एनडी गुप्ता हॉस्पिटल में, डॉक्टर विशाल मोहन गोयल जी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से हिसार शहर में सबसे अच्छे लेवल के जो सर्जन हैं वो डॉक्टर साहब ही हैं, और आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैंने सर से आपको मिलवाया, इंटरेस्टिंग सर्जरीज के बारे में बताया, ऐसी चीजें निकाल के मैं कोशिश करता हूँ निकाल के लाऊं कि आप लोगों को एजुकेट कर पाऊं। तो सर्जरीज के बारे में मैंने बताया, सर के साथ एक पॉडकास्ट और मैं करूंगा और उसमें कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें हम लेके आएंगे, उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको क्लू देता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट उस सर्जरी का होने वाला है जो आगे होगा। सर, थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम मेरे लिए निकालने के लिए, और एक मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगा जो हमें देख पा रहे हैं आप मेरे इस पेज के माध्यम से, क्या मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी सोच के साथ सुदीप ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। इसका मेन मकसद, मैं सुदीप को पिछले काफी समय से जानता हूं, उसका जो इंटरेस्ट रहता है सुदीप का, राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन एंड राइट कम्युनिकेशन, यानी कि सही बात सही तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाई जाए, ताकि एक्चुअल उनको इस बात में नॉलेज मिले, इस बारे पता लगे कि आजकल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या होना चाहिए। मैं सुदीप का बहुत आभारी हूं, और दर्शकों, सुदीप के दर्शकों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने पॉडकास्ट देखा। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने डॉक्टर से कुछ भी ना छिपाएं, उनसे खुल के बात करें और उनको खुल के सपोर्ट करें। और कॉस्मेटिक सर्जरीज कोई हवा नहीं है, इनको किया जा सकता है सेफली, प्रोवाइडेड दे शुड बी इन द सेफ एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। थैंक यू, शब्बा खैर, थैंक यू सुदीप, थैंक यू।